वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है और किस किस को मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और मेंस की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम में से किस किस को, क्योंकि मैंने भी प्रीलिम्स दिया है, तो हम में से किस किस को मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और कट ऑफ आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी सारे देख लेंगे क्या क्या है। और मेरा एक अपना एनालिसिस है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या कट ऑफ रह सकता है और क्या सेफ स्कोर है जो आराम से अभी मेंस, क्योंकि कम से कम अभी 10-15 दिन और लगेंगे मेंस के रिज़ल्ट को, हाँ सॉरी प्रीलिम्स के रिज़ल्ट को। उसके बाद मेंस की बात कर लें तो मेंस भी 2024 का जो रिज़ल्ट डिले हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट तो मैंने आपको बताई दी भी, 10-15 दिन के अराउंड, 15 दिन के बाद आ जाएगा रिज़ल्ट। अब हमें मेंस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 2 मेंस लिखे हैं, तो उम्मीद है थर्ड भी लिखेंगे। तो अब देखते हैं क्या डिपेंड, हाँ मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है। अब देखो कट ऑफ, पहली बात तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हमें पता है 60% ही थे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया, क्योंकि वो मीडिया पे आ गया था कि हमारा पोस्टपोन हो जाएगा एग्ज़ाम। उस चक्कर में बहुत सारे लोगों की रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पाई, इंक्लूडिंग मी। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट पिछले साल से थोड़ी सी कम है, 80 की जगह 70 है। तो अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है ये प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। वो हम एनालाइज करते हैं कि जैसे लास्ट ईयर पेपर में क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको ज़्यादा फोकस करना, या फिर पैटर्न क्या रहा है। कि जैसे हमने देखा कि फैक्चुअल क्वेश्चन 2018 में आए थे लास्ट टाइम शायद, ठीक है। उसके बाद से हमने इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं देखे जितने इस बार देखे हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या होता है एक्चुअली कि कट ऑफ कम रहने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी केएस के लिए पढ़ रहा है तो वो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा। और मतलब इसका पैटर्न जो है वो थोड़े से होते हैं कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। जैसे लास्ट हमारा प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें कट ऑफ भी ऊपर गया क्योंकि लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो मॉक देते हैं मॉक में भी सारे के सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे जेके एसएसबी पूछता है, वो वाले इन्होंने पूछे हुए थे इस बार, और वो भी स्टेटमेंट वाइज। मतलब एक तो होता है कि आपको फैक्ट पता है एक, लेकिन 2 स्टेटमेंट दे के नीचे और कंफ्यूज कर दिया होगा, ठीक है। आप वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन देख लो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बेसिस के ऊपर मतलब अंदाज़ा से आराम से निकाल सकता है बंदा कि क्या कट ऑफ रह सकता है। दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सी सेट की डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आप देखोगे ना तो 2021 में या 2022 में सी सेट इतना आसान कभी भी नहीं पूछा इन्होंने। 2023 में भी इनफैक्ट सी सेट डिफ़िकल्ट आता रहा है बीच बीच में। जैसे हमने देखा था यहाँ पे 2022 में सी सेट काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो देखो ओपन मेरिट की कट ऑफ भी 30 पे आ गई हुई थी, वो सी सेट की वजह से हुआ था। अब इस बार अगर आप देखोगे ना तो सी सेट मेरे हिसाब से तो हलवा था, मतलब आराम से कोई भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। सी सेट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है ना वो बढ़ जाता है और कट ऑफ हाई रहने के चांसेस होते हैं लो की जगह। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये आ गया फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और साथ में सी सेट, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये वाला जो प्रेडिक्टिबिलिटी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, प्रेडिक्टिबिलिटी वाली बात है कि मतलब हमें पहले से पता हो, अंदाज़ा हो कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वो फैक्चुअल नेचर रहने के चक्कर में कट ऑफ लो हो सकता है। और दूसरा सबसे बात इम्पॉर्टेंट बात कि देखो जो रिप्रेजेंटेशन डाली है ना आंसर की के ऊपर, जो अभी दी थी इन्होंने प्रोविजनल आंसर की, अगर ये रिवाइज़ होगी और मान के चलते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम और मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चन उनके साथ छेड़खानी हो सकती है। और यहाँ से बहुत सारा फैक्टर, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। 4 क्वेश्चंस भी अगर रिवाइज़ हो गए तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ 8 नहीं बल्कि 10 नंबर ऊपर या नीचे हो जाती है बात। तो उसके बाद एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ओपन मेरिट के बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए जिनकी एज ज़्यादा थी। तो उस चक्कर में ओपन मेरिट का कट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम जाएगा। मतलब आरबीए का ज़्यादा जा सकता है, एसटी का ज़्यादा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम मोटे मोटे फैक्टर्स देख रहे हैं सिर्फ। अब एज लिमिट का क्राइटेरिया देखो एसटी के ऊपर तो लागू नहीं हुआ, एससी के ऊपर भी लागू नहीं हुआ, बाकियों के ऊपर लागू हुआ है, ओपन मेरिट पे हुआ, आरबीए पे हुआ। तो उस बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो कि ओपन मेरिट का या आरबीए का इनका कट ऑफ उस हिसाब से उतना ज़्यादा जाने के चांसेस हैं नहीं हैं। उसके बाद
एज लिमिट क्राइटेरिया देख लिया हमने, और उसके बाद वही जो ये पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ जो थी उसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे असल में देखो जो फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली लोग डील करते हैं ना कि मतलब अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए तो उनको हम करेंगे कैसे, तो लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो बहुत सारे बच्चों की इफ़ेक्ट हुई है, उस वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो आपको ये तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे 21, 22, 23 का जो कट ऑफ था, जैसे ओपन मेरिट का 60 और 62, आरबीआई का देखो ओपन मेरिट से भी ज़्यादा गया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ओपन मेरिट का कट कितना जाएगा, तो मतलब मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि सी सेट को और फैक्चुअल नेचर ऑफ द पेपर को मद्देनज़र रखते हुए अगर किसी के स्कोर 45 से 50 है ना ओपन मेरिट के, तो आप बेफिक्र होके प्रिपेयर कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने ये सारे के सारे प्रीलिम्स लिखे हुए हैं, मैं सी सेट में बाहर हुआ था इसमें 2022 वाले में। उसके बाद से मैंने सी सेट का थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि पहले लगता था कि हम इंजीनियर हैं निकाल लेंगे। तो अगर किसी को सी सेट में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, मान लो इस बार भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, तो मेरे इसी चैनल पे आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो, मैंने सी सेट की वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूले, जैसे क्लार्क का वो सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल्स का था कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने का, तो ये सारा मैंने रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करके रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये मैंने कट ऑफ लिख के रखा है, मुझे लगता है एसटी का कट ऑफ 38 से 43 के बीच में अगर किसी के हैं तो फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी रिवाइज आंसर की, ठीक है। तो आप इसमें देखना है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ अराउंड इतना ही जाएगा, मैक्सिमम गया तो आई थिंक 45, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और उसके बाद अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, तो 45 से 50, तो अगर किसी के 45 से 50 के बीच में, तो आपको अभी से, अब मैं अभी बताऊंगा कि मेंस में क्या प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तो बंदा ऐसे फेज़ में होता है कि समझ ही नहीं आती पढ़ना क्या है, कुछ करना भी है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे तो, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं, और बहुत बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है मेंस का। उसके बाद ये चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट कर गई हैं मेरे हिसाब से। जैसे देखो पॉलिटी का तो ऑलमोस्ट सेम ही वेटेज रही है इस बार भी, थोड़ी सी बढ़ा दी है, 21 कर दी हैं। इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है इन्होंने, 15, 11, मतलब 2024 में सिर्फ 11 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक से, इस बार फैक्चुअल वो भी 20 क्वेश्चन दे दिए। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इस बार उतने नहीं देखने को मिले। उसके बाद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि वो बराबर ही रखा है इन्होंने, ठीक है। इकनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे देखो लास्ट ईयर में 2024 में, लेकिन 23 में कम थे, तो उस हिसाब से आप मान के चलते हो कि इक्वल ही था। लेकिन जियोग्राफी ने थोड़ा सा धोखा दिया है, ठीक है। और करंट का तो आपको पता ही है कि इस बार करंट इन्होंने थोड़ा सा पिछला ही करंट पूछा हुआ था, मतलब करंट के क्वेश्चन भी करंट के नहीं लग रहे थे, वो तो हिस्ट्री के लग रहे थे। सो अगर किसी के 45 प्लस है ना, तो आपको मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मेंस की तैयारी में सबसे पहले करोगे क्या, देखो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अराउंड आई थिंक लास्ट वीक ऑफ मतलब एंडिंग दिसंबर में आ जाएगा। अब मेंस को प्रिपेयर कैसे करना है अगर उसकी बात करें, अब देखो जिसने पिछला मेंस लिखा है ना मेरी तरह 2024 का, तो हम वेट कर करके थक चुके हैं कि मेंस का रिज़ल्ट निकाल देते, क्योंकि इन्होंने पहले बोला कि हम अक्टूबर मिड में दे देंगे, फिर नवंबर का फर्स्ट वीक में दे देंगे, फिर उन्होंने बोला कि नवंबर 14 से पहले पहले आ जाएगा, फिर दिसंबर की बात आ गई कि फ़र्स्ट वीक में तो पक्का आ ही जाएगा, फिर 14 का सुना था कि 14 से पहले पहले, अब तो 14 भी गुजर गई। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट होगा उसी के आसपास ही ये मेंस का रिज़ल्ट भी निकाल देंगे, ठीक है। तो चांसेस हैं कि मेंस का रिज़ल्ट पहले आ जाए फिर प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आए, और मैक्सिमम ही डिले किया इन्होंने, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कि तब तक तो ये निकाल ही देंगे। तो अब देखो जिसने पहले भी मेंस लिखा है और इस बार भी अगर मार्क्स उसके 50 प्लस 45 प्लस बन रहे हैं, तो आई थिंक उसको प्रिपेयर करना चाहिए। मेरे भी 50 के अराउंड ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब देखो अगर हम बात करें कि जेकेपीएससी का मेंस जो 2025 है, इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो मेरी जान एक काम करना, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि आप आज बैठो। देखो मैं आपको बता देता हूँ 3 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिससे इंसान मार्क्स ले सकता है मेंस में, ठीक है। जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। पहली बात तो वहाँ पे टाइमिंग की होती है, ठीक है, कि आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, उसके लिए प्रैक्टिस है, उसके लिए मॉक्स हैं।
और दूसरा होता है कि आप क्वेश्चन पहले से कम मैं बोल रहा हूँ 40% क्वेश्चन आप पहले से प्रिडिक्ट करके जा सकते हो कि क्या आएगा मेंस में, क्या पूछेगा। 40 तो अगर चलो ज़्यादा हो गया तो 30%, तो 30% तो आराम से आप प्रिडिक्ट करके जा सकते हो। और उसके बाद 20% तो आप मान के चलो कि करंट बेस्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो 50% आपको पहले से पता होता है। लेकिन ये वाला जो पता है ना, ये हकीकत में आपको तैयार करके जाना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप PYQ का एनालिसिस कर लो थोड़ा सा, कि कौन से टॉपिक्स। जैसे सबसे पहले क्या करो, सिलेबस खोलो, सिलेबस में कोई एक टॉपिक पकड़ो। मान लो टेररिज्म पे एक टॉपिक है, टेररिज्म के टॉपिक पे देखो लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनके पूछा क्या क्या गया है, टेररिज्म के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बना रहे हैं वो। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था, क्योंकि ये न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था, तो इस बार ये न्यूज़ में है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से आप करंट का और आपस में अमलगमेशन कर सकते हो। तो क्या, पहली चीज़ तो PYQ एनालिसिस आप बैठ के कर लो अच्छे से। दूसरा जो टाइमिंग का इशू है उसके लिए आपको मॉक लगाने पड़ेंगे, लेकिन मॉक से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपके पास जो कंटेंट है ना वो तैयार होना चाहिए। अब देखो आपको पता है GS1 है आपके पास, GS2 है, GS3 है, ठीक है, GS1 GS2 और GS3। सॉरी, जो टॉपिक्स आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं ना उनको भूल जाओ फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि मेंस के अगर आप एक काम करो, सिलेबस खोलो, तो सिलेबस में आप देखोगे मेंस में बहुत सारे नए टॉपिक हैं जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, टच भी नहीं किए हैं। और प्रीलिम्स में जैसे मान लो आपने जियो पढ़ा है या फिर इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट में या फिर जियो में या फिर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स रिलेटेड हैं और कौन से मेंस के रिलेटेड है। वो देखो मेंस में क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ ही अलग है, प्रीलिम्स में बिल्कुल अलग है। तो आपको मेंस ओरिएंटेड ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए करोगे क्या, वही मैंने बताया, PYQ उठाओगे और उसके बाद GS1 GS2 GS3 के अपना जितना भी कंटेंट है ना वो सारा का सारा सिलेबस के रिलेटेड। जैसे मान लो सिलेबस में टोटल मान लो 100 टॉपिक्स हैं, तो 100 टॉपिक्स के ऊपर आपके पास नोट्स बने हुए होने चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या है कि जैसे अभी करंट का ताकि साथ में ही मिला के रखा हुआ हो आपने, कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन हैं, PYQ साथ में ही हो। तो कहने का मतलब आपको एक टॉपिक, जैसे मान लो 100 टॉपिक हैं, तो रोज़ के 2 टॉपिक या 3 टॉपिक पकड़ो, उसमें देखो PYQ क्या क्या पूछा गया है। मतलब सिर्फ KS का ही देख लेना, और अगर क्योंकि KS का हमें ज़्यादा मिलता नहीं है, 3-4 मंथ का ही मिलेगा, 3-4 साल का ही मिलेगा, तो कोशिश करना कि आप UPSC का पकड़ लो पिछले 3-4 साल का, और देखो कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे मान लो आपने घर बनाना है और आपने ईंटें मंगवा ली, और मिस्त्री कोई हो बेचारा ऐसा ही, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो सिंगल ईंटों का दीवार चढ़ानी थी, तभी तो जाके, क्योंकि मान लो 100 ईंटें आई हैं, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगी, रुक जाओ एक मिनट। मान लो 100 ईंटें आई हैं, ठीक है, और आपको 4 दीवारें बनानी हैं, तो उसी हिसाब से ईंटें लगेंगी। और अगर आप मिस्त्री आपका ऐसा हो बेचारा कि वो 3-3 ईंटें दीवार में लगा दे एक एक की जगह, तो घर क्या बनेगा, दीवार भी नहीं बनेगी। तो इसलिए अगर आपको ये पूरा का पूरा मेंस क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। मतलब आपको कौन कौन से टॉपिक पकड़ने हैं, कौन से नहीं पकड़ने हैं, फालतू में उलझना नहीं आगे पीछे। एक सोर्स रखो, उसी को जितना रिवाइज कर सकते हो करो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अब देखो मेंस में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है, देखो GS1 GS2 GS3 में सबको ऑलमोस्ट सेम ही मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, उतना नहीं पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका ऑप्शनल का, उसके बाद एसए का, उसके बाद एथिक्स का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आज से आपका ऑप्शनल, अगर कोई पहली बार मेंस लिख रहा है तो ऑप्शनल डिसाइड हो जाना चाहिए। ऑप्शनल सबसे पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद मतलब इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है, सबको इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। इस पे मैं अच्छी से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे लेके चलना है। अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आने से पहले पहले आप क्या कर सकते हो मैं वो बता रहा हूँ। आप PYQ निकालो, पिछले साल के PYQ, और एनालाइज़ करने की कोशिश करो कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और कैसे सोच रहा है एग्ज़ामिनर, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एसए ऑप्शनल है और एथिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं इसमें। उसके बाद मुझे जो मेन फैक्टर लगते हैं, एक तो वही है टाइमिंग का, कि आपके क्वेश्चंस वहाँ पे छूटने नहीं चाहिए, PYQ एनालिसिस करना है, कंटेंट अच्छा सा होना चाहिए, और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिवीजन जितनी ज़्यादा हो सके उतना बेटर है। अब देखो इससे रिवीजन से होगा क्या ना, कि जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे मान लो GS1 में एक पेपर में 20 क्वेश्चन हैं, अगर एक एक क्वेश्चन में आप 0.5 मार्क्स भी बढ़ाने में कामयाब होगे तो 10 मार्क आप एक पेपर में बढ़ा लोगे, तो 7 पेपर हैं आपके पास, तो 70 मार्क्स यहीं से बढ़ जाएंगे।
समझ रहे हो, सिर्फ 0.5 हर एक क्वेश्चन में 0.5 की एडिशन हो जाए तो ओवरऑल पेपर में 70 मार्क्स की एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैटर करता है कि आपका एक तो टाइमिंग जो मैं बता रहा हूँ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, और क्वेश्चन को कैसे अच्छा सा मतलब बाकियों से थोड़ा सा अलग करें ताकि हमें मार्क्स एडिशनल मिल जाए, 0.5 मार्क्स मिल जाए एक्स्ट्रा, तब भी हमारे 70 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आएंगी, ये आएंगी PYQ एनालिसिस से। तो जब तक रिज़ल्ट होता तब तक मेरे भाई ये काम कर लो, PYQ एनालाइज जितने एनालाइज कर सकते हो करो। और इस साल पिछले साल का पेपर देखो 2024 का 23 का कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और सिलेबस को सामने रखो। ठीक है। अगर आपको जानना है कि कैसे मतलब इसको मेंस में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूंगा कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं ताकि सारा सिलेबस हमारा कवर हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स टच हो जाए, तो उसके लिए बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल तो इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।